हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, के आखिर जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये कब से स्टार्ट हुआ। तो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था कि जब जो एजिटेटेड क्राउड है उसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, बेस्टील को। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1789 में। ठीक है, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर द क्वेश्चन 2 है कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच ईस्ट स्टेट वाज द मोस्ट प्रिकेरियस बिफोर द रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले किस ईस्ट स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। तो हम सब ने पढ़ा कि जो थर्ड ईस्ट स्टेट था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उसके मेन रीजन क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट है कि एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग की, मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे। हाई टैक्स ऑन द नोबेलिटी, नोबेलिटी पर बहुत ज़्यादा टैक्स था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज, कॉलोनीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जा रहा था पैसों के लिए। एंड लेविश स्पेंडिंग ऑफ द क्लर्जी, या जो क्लर्जी थे वो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग। क्यों? क्योंकि उस जो लुई 16 था उन्होंने 13 कॉलोनीज को आज़ाद होने में क्या की थी, हेल्प की थी ब्रिटिशर्स से। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टैक्स दैट वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द मेंबर ऑफ चर्च। मेंबर ऑफ चर्च जो थर्ड ई स्टेट है उससे कौन सा टैक्स लेते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, लिवर, लाइवर, तिथि, टिले और मेनर। तो हमको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तिथि। और तिथि का हमने लिखा भी था कि ये क्या है, कि जो चर्च होते हैं, चर्च के मेंबर होते हैं, ये होता है 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस होता है, जो पीसेंट्स को किसको देना पड़ता है, किसको, जो ये चर्च मेंबर है इनको देना पड़ता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी द एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास टेक प्लेस, कि आखिर किस सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है वो स्टार्ट, मतलब उसका आने स्टार्ट हुआ था। 4 ऑप्शन है, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। तो इसका आंसर है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में जो हमने पढ़ा था कि एक पूरा टॉपिक ही था कि मिडिल क्लास 18th सेंचुरी में आना आई थी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाज रिटन बाय विच फिलोसफर्स। हमने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास वाले टॉपिक्स में ही हमने पढ़ा था कि जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडिया से भी लोगों को क्या पढ़ा कि हम यूनिटी आए हमारे बीच में, या पावर का डिवीजन हो। तो उसमें से एक फिलोसोफर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन है, जेक रूसो, जॉन लोके, मॉन्टेस्क्यू और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है जॉन लोके। ठीक है, नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो है, मॉन्टेस्की प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर इन विच बुक। जो मॉन्टेस्की थे, जो ये मॉन्टेस्की फिलोसोफर थे, इन्होंने जो अपना आइडिया दिया था डिवीजन ऑफ पावर का, कौन से बुक में दिया था। तो इस इन्होंने जो जिस बुक में अपना आइडिया दिया था वो था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इन विच डेट लुई 16 कॉल्ड असेंबली ऑफ ई स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। क्योंकि जो लुई 16 था वो अकेले कोई भी टैक्स से रिलेटेड प्रपोजल पास नहीं कर सकता था, इसीलिए उसको ई स्टेट जनरल क्या थे, जो 3 स्टेट के जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो बॉडी। आखिर लुई 16 ने ये न्यू टैक्स के लिए असेंबली कब बुलाई थी। तो इसका आंसर है 1789 में। ठीक है, 1789 में, 89 में जब ओथ हुई थी, टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि द टेनिस कोर्ट ओथ टुक प्लेस इन, कहाँ पर हुई थी, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, नॉट्री डेम कैथेड्रल, या टेनिस कोर्ट में हुई थी, या बेस्टिल में हुई थी। तो इसका आंसर सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन में ही है कि टेनिस कोर्ट ओथ कब हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, टेनिस कोर्ट में हुई थी। 10th है, द फेमस स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फेमस स्लोगन क्या था। फर्स्ट है, लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी, या हु इज थर्ड स्टेट, या नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और या ऑल पावर टू द किंग। तो इसका आंसर है लिबर्टी
फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील अकर्ड इन, ये सेम क्वेश्चन है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील और क्या बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो हुआ था इस मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था हमने देखा कि वो 1889 में हुआ था। और जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील है वो किस डेट को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है। जो क्वेश्चन 12 है वो है, ऑन विच डे असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस, मतलब किस डेट को असेंबली ने एक नोटिस पास किया था जिसमें सारे भी जो भी फ्यूडल सिस्टम थे, जो भी टैक्सेस थे, उनको बैन कर दिया गया था। तो इसका आंसर है 4 अगस्त 1789 में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 में कि जो नेशनल असेंबली है कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, जो नेशनल असेंबली बनी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब कंप्लीट किया था। ठीक है। तो इसका आंसर है 1791। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन वर इंस्पायर्ड बाय, जो डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन का, आखिर वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट से हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन से हुआ था, ये चाइनीज रिवॉल्यूशन से हुआ था। तो हम देखेंगे ये हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, ये क्या हुआ था, इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। हमने देखा था कि मेंस के क्लब फॉर्म हुए थे जहां पर वो क्या करते थे, स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। तो आखिर उस जो जैकोबिन क्लब था उसके लीडर कौन थे, या नेपोलियन बोनापार्ट थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर थे, लुई 16 थे, या जॉन लोकी थे। तो आंसर है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है। अब हम देखेंगे विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, आखिर कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद जो रेन ऑफ टेरर था वो खत्म हो गया था। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील था, एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16, या एग्जीक्यूशन ऑफ रॉबिस्फेयर, या टेनिस कोर्ट और। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्लियर है कि रेन ऑफ टेरर किसके एग्जीक्यूशन से, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था रॉबिस्फेयर था उसके एग्जीक्यूशन से, मतलब जब उसको गिलोटिन कर दिया गया था उसके बाद से जो रेन ऑफ टेरर था वो क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब यहाँ पर 17th क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ डायरेक्टरी इन फ्रांस केम आफ्टर, जो डायरेक्टरी रूल था वो फ्रांस में कब आया। तो फिर चार ऑप्शन है, रेन ऑफ टेरर, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील, द टेनिस कोर्ट ओथ और द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16। तो सीधी सी बात है, जब हमारे जो रॉबिस्फेयर थे उनको गिलेटिनोइड कर दिया था तो उस टाइम पे कोई भी और मतलब वो गवर्नमेंट में था नहीं। तो जो डायरेक्टरी थी इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, अपने आप को हेड बना दिया था कि हम क्या है, अब हम गवर्नमेंट को रूल करेंगे। व्हेन डिड द वुमेन ऑफ फ्रांस वांट द राइट टू वोट, यहाँ पर वुमेन्स के हम वुमेन्स व्हेन डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन टॉपिक की बात करें कि आखिर वुमेन्स को वोट का राइट कब मिला। तो इनको वोट का राइट मिला था 1946 में जाके, जब इन्होंने वोट के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए थे। अब क्वेश्चन 19 है, हु रोड द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज थर्ड स्टेट, किसने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था द थर्ड स्टेट। हमें पता है कि जो थर्ड स्टेट पैम्पलेट लिखा गया था ये टेनिस कोर्ट ओथ के टाइम पे लिखा गया था। अब इसको किसने लिखा, मीरा बे, एबीसीएस, जीन पॉल और ओलम्पिडी जॉर्ज, इसको लिखा था एबीसीएस ने। ठीक है। जो कि एक प्रीस्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब, कौन से ग्रुप के लोगों ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था। इसमें फर्स्ट है आर्टिशन, शॉपकीपर्स, डेली वेजेस वर्कर और मैन विद प्रॉपर्टी। तो सीधा सीधा क्लियरली आंसर है जो मैन विद प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, उन्होंने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। क्वेश्चन 21 है कि फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट, आखिर जो फ्रेंच वुमेन थी वो किसके लिए डिमांड कर रही थी, क्या उन्हें राइट टू वोट चाहिए था, या टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, या टू हेल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो राइट टू वोट में मांग रही थी, वो चाहते थे कि उनको असेंबली में भी इलेक्ट किया जाए और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस को क्या करे, होल्ड करे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 22, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। हमने पढ़ा था कि जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो तीन कंट्रीज के बीच में चल रहा था, एक थी यूरोप, एक थी अमेरिका और थर्ड कौन सी थी, थर्ड थी हमारी अफ्रीका। यहाँ पर ये हमारी है यूरोप, अमेरिका एंड ये हमारी अफ्रीका। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर। हमने पढ़ा था कि अगर जो स्लेव थे वो क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे, तो उसके बाद वो किस तरह की क्या पहनते थे। ठीक है, तो इसमें हमने इसको हमने उसमें भी पढ़ा था जहां पर सिंबल्स के बारे में बताया गया था कि फ्रीडम किसको दिखाता है। तो फ्रीडम कौन दिखाता है, रेड कैप सिंबलाइज फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 24। यहाँ पर लिखा गया है कि हाउ डज सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन। आखिर सब्सटेंसेस क्राइसिस क्यों हुए। बैड हार्वेस्ट लीड टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, कि बैड हार्वेस्ट हुई उसकी वजह से ग्रेन की कमी होगी। फूड के प्राइस राइज हो गए और पुअर ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे थे। अब यहाँ पर लीड टू वीकर सब्सटेंसेस क्राइसिस वगैरह की वजह से वीकर बॉडी हुई, डिजीज हुई, डेथ हुई, और इवन फूड राइट, फूड की राइट भी हुई, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सीधा सीधा है ऑल ऑफ द अबव। ये सब हमने उसमें पढ़ा है कि क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस क्राइसिस आखिर क्यों हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। थर्ड ई स्टेट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ पुअर ओनली, सिर्फ पुअर ही थे थर्ड स्टेट में। विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम, कुछ थर्ड स्टेट में रिच थे तो कुछ पुअर थे। रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वर एजुकेटेड, कि जो रिचर मेंबर थे वो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड थे। जो पीसेंट्स थे उनको ऑब्लाइज टू पे सर्व इन, मतलब उनको आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हमें पता है कि जो थर्ड स्टेट है उसमें सिर्फ पुअर नहीं थे, उसमें रिच भी थे, और जो रिच थे वो एजुकेटेड थे, और जो पीसेंट्स थे उनको आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है, ये है कि जो थर्ड स्टेट है वो सिर्फ पुअर से मिलके नहीं बना था। अ गिलोटिन वॉज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आखिर क्वेश्चन 26 की गिलोटिन था क्या। या जो ये गिलोटिन था ये कब हुआ था, ये यूज हुआ था द रेन ऑफ टेरर के टाइम पे रॉबिस्फेयर ने यूज किया था। कि आखिर ये क्या था, फाइन सॉट टू किल पीपल, अ डिवाइस टू हैंग पीपल, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन वाज बीहेडेड, ये ऑल ऑफ दीज है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन बी बीहेडेड। ऐसा था ना, ये दो पोल है, यहाँ पर एक ब्लेड लगी हुई होती थी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे पर्सन का हेड होता था, और यहाँ पर से ये ब्लेड नीचे आती थी और पर्सन के हेड को क्या कर देती, बीहेडेड, काट देती थी। डैश नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। कब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित किया। ये कंक्लूजन में है कि नेपोलियन कब एम्परर ऑफ फ्रांस बना। तो इसका आंसर है 1804 में। ठीक है, नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन। आखिर नेपोलियन कब डिफीट हुआ, वाटरलू में, बेस्टील में, पर्शिया में, और नन ऑफ दी। सबको पता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो वाटरलू में क्या हुआ था, डिफीट हुआ था। हु वर ई स्टेट जनरल। आखिर ई स्टेट जनरल्स कौन थे। एडवाइजर ऑफ किंग, हेड ऑफ प्रॉपर्टी, पोस्ट ऑफ आर्मी हेड, अ पॉलिटिकल बॉडी। तो इसका आंसर है ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ठीक है, इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट। स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, उसमें थर्ड स्टेट के जो लोग थे, मेंबर थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे, ऑल द थ्री स्टेट शुड हैव वन वोट ऑल टुगेदर। क्या साथ तीनों स्टेट का सिर्फ एक वोट होना चाहिए। ईच स्टेट शुड हैव वन वोट, क्या एक ही स्टेट का एक वोट होना चाहिए, या ईच मेंबर ऑफ द थ्री स्टेट शुड हैव वन वोट, कि तीनों जो थ्री स्टेट है, तीनों स्टेट के हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कि ईच मेंबर का, तीनों स्टेट के ईच मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 31 कि अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नेशनल असेंबली वॉज टू बी। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1791 का, ठीक है, उसमें जो नेशनल असेंबली थी, हमने पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उसका एक ग्राफ भी दे रखा था। यहाँ पर जज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह थे। तो यहाँ पर आखिर नेशनल असेंबली को कौन चुनेगा, क्या इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, क्या इनडायरेक्टली, या किंग अपॉइंट करेंगे, या थर्ड स्टेट करेगा। तो इसका आंसर है कि उनको इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा, कि पहले लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल को चुनेंगे और वो चुनेंगे नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली फिर किंग के कामों को देखेगी, और किंग नेशनल असेंबली के जो रूल है उनको रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर हमारे क्या थे, जो
जो मिनिस्टर्स थे उनको भी कौन देख रहा था, नेशनल असेंबली। वट क्वेश्चन 32 है, वट टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, आखिर थर्ड ई स्टेट को कौन सा डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा था स्टेट को, तिथि, टिले, फ्यूडल ड्यूज और मेनोरियल ड्यूज। तो इसका आंसर है टिले। वहां पर यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि जो टिले है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है टू द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, विच सिंबल एक्सप्रेस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ इन फ्रांस। आखिर हमने जो सिंबल्स पढ़े थे, हमने क्या बोलते हैं, हमने ब्रोकन चेन पढ़ी थी, बंडल पढ़ा था, ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में आई पढ़ी थी। आखिर कौन सा सिंबल है जो पर्सोनिफाई करता है लॉ इन फ्रांस को, अ विंग्ड वुमेन, स्केप्टर, आई विद इन द ट्राइंगल और लॉ टेबल। तो इसका आंसर है अ विंग्ड वुमेन। एक वुमेन थी जिसके पीछे क्या बना रखी थी, विंग बना रखी थी, वही वुमेन क्या पर्सोनिफाई करती है, लॉ इन फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस कौन सा था, नेशनल एंथम कौन सा फ्रांस का बना था। हमने ये पढ़ा था कि जब वॉर हो रही थी उस टाइम पे जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया एंड आई थिंक पर्शिया के साथ जब वॉर हो रही थी, तो जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक सॉन्ग गा रहे थे जो मिलिट्री मेंबर्स थे, और उसका नाम क्या था, मर्सेल्स, जो बाद में जाके क्या बन गया था, मर्सेल जो बाद में जाके क्या बन गया था, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फैक्टर इन विद द राय, आखिर कौन से फैक्टर की वजह से जो नेपोलियन है वो फ्रांस में आया था, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी, रेन ऑफ टेरर और नेशनलिस्ट फोर्सेस। हमने ये पढ़ा है जब हमने डायरेक्टरी रूल द फ्रांस में ये पढ़ा था कि जब डायरेक्टरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, इसी की वजह से जो नेपोलियन था उसका क्या हुआ, फ्रांस में राइज हुआ। जो क्वेश्चन 36 है वो है द प्रिविलेज इंजॉय बाय बोथ द क्लर्जी एंड नोबेलिटी इज, आखिर क्लर्जी और नोबेलिटी साथ में कौन से प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, मतलब दोनों के पास कौन सा प्रिविलेजेस था, राइट टू कलेक्ट ड्यू, ओनरशिप टू लैंड ऑफ लैंड, पार्टिसिपेट इन वॉर और एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। तो हमें पता है कि चाहे जो क्लर्जी है या नोबेलिटी है उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, फॉर विच रीजन लुई 16 वॉज सेंटेंस टू, आखिर कौन सा रीजन था जिसकी वजह से लुई 16 को डेथ का सेंटेंस दे दिया गया था, ठीक है। तो उनको ट्रेजन, ट्रेजन था अपनी ही कंट्री को अपनी ही कंट्री को धोखा देने का, ट्रेजन का मतलब होता है धोखा, अपनी ही कंट्री को धोखा देने के मामले में उनको क्या कर दिया गया, सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया। विच ऑफ दिस प्रोविजंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, कौन सा जो प्रोविजन है वो डिक्लेयर करता है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट में राइट टू लाइफ भी आता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड ओपिनियन भी आता है, एंड राइट टू इक्वलिटी भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन 39 में हम पढ़ेंगे वाई वॉज पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर, आखिर जो हमारे ये पीरियड है 1793 से लेके 1794 का, इसको रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं, कि लुई 16 सक्सेसर मतलब किंग बन गया था, लुई 16 का जो सक्सेसर था क्या वो किंग बन गया था, जैकोबिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रन करने से फेल हो गई थी, या रॉबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, नेपोलियन बिकम एम्परर। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, हमें पता है रेन ऑफ टेरर के टाइम पे जो रॉबिस्फेयर था वो क्या था, जो रॉबिस्फेयर था वो रूल कर रहा था, और जो वो रूल कर रहा था उसमें वो एक पॉलिसी फॉलो करता था सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, हु री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस, कि जब स्लेवरी फ्रांस में बैन होगी तो वापस किसने री इंट्रोड्यूस की थी, तो हमने इसको पढ़ा था कि जो नेपोलियन था उसने दोबारा से जो स्लेवरी थी वो री इंट्रोड्यूस कर दी थी, ये हमने पढ़ा था जिस पेज में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है उसी में पढ़ा था कि जो स्लेवरी है वो नेपोलियन ने 10 ईयर्स के बाद री इंट्रोड्यूस कर दी थी। क्वेश्चन 41 है, हु सीज पावर आफ्टर फॉर, जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद जो पावर थी वो किन के पास आ गई थी, कॉमन मैन के पीपल के पास, वेल्थी मिडिल क्लास, नेपोलियन और लुई 16 सन। तो हमें पता है वेल्थी मिडिल क्लास जिन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे 42, वाई वर वुमेन ऑफ फ्रांस अनहैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर जो वुमेन्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 से खुश क्यों नहीं थी,
दे वर नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन, दे वर फोर्स टू वर्क, दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सीधा आंसर है क्योंकि उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में, जहां वो सोच रहे थे कि हमें अच्छी पोजीशन मिलेगी, वहां पर उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया था, जहां पर उनके पास नो राइट टू वोट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 43। व्हाट डिड लुई 16 डू सीइंग द पावर ऑफ हिज रिवोल्यूटिंग सब्जेक्ट। आखिर लुई 16 ने क्या किया जब उसने देखा कि जो उसके जो सब्जेक्ट है, उसके जो पीपल है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन, क्या उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी थी, एक्सेप्ट चेक ऑन हिज पावर और ऑर्डर हिज आर्मी फॉर रिवोल्ट, और बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है बोथ ए एंड बी, क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया था और बोल दिया था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो मेरी पावर को क्या करे, चेक करे। हु लीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, जब वर्साइल में जो 20 जून में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था टेनिस कोर्ट ओथ में जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे या उनको कौन लीड कर रहा था, तो हमें पता है, हमने पढ़ा था मीरा बे एंड एबीसीएस जो थे वो क्या कर रहे थे, वर्सेल्स में इनको लीड कर रहे थे। हमें पता है लुई 16 तो कभी लीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव जो ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, टू रेगुलेट द पावर ऑफ मोनार्क, टू इंक्रीज द पावर ऑफ मोनार्क और टू गिव ऑल द पावर टू मोनार्क। तो हमने इसका पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो किंग है, जो मोनार्क है, उसकी पावर को क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए। Question 46. Why did the large section of French people thought that the revolution, जो फ्रांस के लार्जर सेक्शंस था सोसाइटी का, वो क्यों चाहता था कि जो रिवोल्यूशन है वो आगे बढ़ना चाहिए। लीडर ओनली could achieve desired freedom, it made the society livable, the third state wanted economic freedom, और the constitution of 1791 give political right only to the richer section of the society। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये पढ़ा है हमने, ये पॉइंट्स में भी पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने जो पॉलिटिकल राइट दिए थे वो सिर्फ रिचर सेक्शन को दिए थे। इसी की वजह से जो बाकी लोग थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 47, असर्शन एंड रीजन है। यहाँ पर बोला गया असर्शन में कि तिथि वॉज अ टैक्स लेव बाय द चर्च, जो तिथि टैक्स है वो चर्च लेकर, मतलब चर्च को दिया जाता था। अब तिथि क्या था, रीजन दे रखा है कि इट कंप्राइज, यहाँ पर रीजन बता रखा है, जो तिथि है वो क्या है, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो पीसेंट्स को किसको देनी पड़ती थी, चर्च को। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या दोनों ए और आर ट्रू है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और दूसरा है कि जो ए और आर है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है या आर ट्रू है। तो हमें पता है ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि तिथि चर्च के लोगों को ही दिया जाता था, और तिथि क्या थी, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थी वो चर्च के लोगों को दी जाती थी। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, द बेस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज, जो बेस्टिल था वो उसको हेट क्यों मिलती थी, इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, इट सिचुएटेड इन अ मेन स्ट्रीट, प्रिजनर बिलोंग ओनली टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और नन ऑफ दिस। तो बेस्टिल का आंसर है इस स्टूड द, मतलब यहाँ पर ये क्या दिखाता था कि डिपोस्टिक पावर, जो किंग की पावर है उसी को ये शो करता था। डैश इज द ई स्टेट कंस्टिट्यूटिव ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इन्वेंशन। आखिर कौन सी वो चीज़ है जो जहाँ पर लैंडलॉर्ड एंड मेंशन, ऐसा ई स्टेट होता है जिसमें लैंडलॉर्ड रहता है और उसके मेंशंस होते हैं। चीटे होता है, मेंशन होता है, मेनर होता है, या पैलेस होता है। तो इसका आंसर है मेनर, ये हमने पढ़ा है पॉइंट में। ठीक है, क्वेश्चन 50 है, द पेंटिंग बाय डैश यूज मैनी सिंबल टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। आखिर जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट है उसके कंटेंट को कन्वे करने के लिए कौन से इंसान ने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स, एक पेंटिंग बनाई थी जिसपे डिफरेंट डिफरेंट क्या बने हुए थे, सिंबल्स बने हुए थे। जैसे यहाँ पर ब्रोकन चेन्स बनी हुई थी, बंडल बना हुआ था, और ट्राइंगल बना हुआ था। आखिर इनके पेंटर कौन थे, ला बार्बियर, लोविस डेविड, ओलंपिया डी जैंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो हम ये देखेंगे कि जो ला बार्बिया है उस पे लिखा हुआ है, उस पोस्टर के ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है कि जो ला बार्बियर है उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पे ऐसे एमसीक्यू की वीडियो चाहिए। एंड अगेन थैंक यू।